चलो जी, अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हाँ जी, अच्छा रे, चलो ठीक है। तो अपन अपना प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं ना। जो प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में इनमें जेई में और नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है बेटा? अच्छा जी, चलो। तो अपने को बेटा इन 5 टेक्निक्स को पढ़ना है वन बाय वन। तो जो सबसे पहले अपन जिस टेक्निक को पढ़ेंगे उसका नाम है सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन बहुत सिंपल सी टेक्निक है। जो सब्लिमेशन टेक्निक में अपन क्या करते हैं कि अपने पास एक सॉलिड होता है, एक इम्प्योर सॉलिड। क्या होता है बेटा? इम्प्योर सॉलिड। क्लियर है? हाँ तो रुक जा। अपने पास क्या है बेटा? इम्प्योर सॉलिड। इस इम्प्योर सॉलिड को अपन क्या देते हैं बेटा? हीट देते हैं। क्या देते हैं बेटा? हीट। अब बेटा ये टेक्निक तभी यूज हो सकती है जब अपने पास इम्प्योर सॉलिड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या जिस कंपाउंड को हमारे पास पता है हमारी इम्प्योर कंपाउंड में क्या है बेटा? एक तो इम्प्योरिटी है और एक अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ रहे हैं। तो अपने पास एक क्या है बेटा? ऑर्गेनिक है कंपाउंड। अब जो बड़ा ध्यान से कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अगर वो सीधा सब्लिमेशन होता हो, जिसका क्या होता है सीधा सब्लिमेशन, मतलब सॉलिड से किस में जाता हो बेटा? गैस में, तभी इस टेक्निक को यूज करेंगे और इम्प्योरिटी ना जाती हो। तो जब अपन इसको हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा? सब्लिमाइन हो जाएगा ऐसे। और इसकी वेपर को अपन इधर लाके क्या कर लेंगे? कंडेंस। क्या कर लेंगे? कंडेंस। और इनको हम क्या कर लेंगे? प्यूरिफाई। क्या कर लेंगे? प्यूरिफाई। सिंपल सा टेक्निक है। तो नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेशन की। तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है ये कैसे काम करती है बेटा? जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जनरली जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर हमने पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में, उस पे कंसेप्ट पे बेस है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि अपने पास एक कंपाउंड लिया, अपने पास में हमने कहा कि एक स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमारे पास एक सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पे, उस सॉल्वेंट में हमने जो सॉल्वेंट लिया है और जिस कंपाउंड का हमें प्यूरिफाई करना है वो कंपाउंड इसमें क्या होना चाहिए बेटा? स्प्रिंगली सोल्यूबल। जैसे मैं एग्जांपल लूं एजीसीएल का, अपन इसको पढ़ के आए। एजीसीएल सॉलिड प्लस इंप्योरिटी है, तो एजीसीएल सॉलिड क्या होना चाहिए बेटा? स्प्रिंगली सोल्यूबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसमें? इस सॉल्वेंट में। तभी इस टेक्निक का यूज होगा। स्प्रिंगली सोल्यूबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा हमें इसमें ज्यादा घोलना है, फिर वापस प्रिसिपिटेट करवाना है। अगर मैं NaCl ले लूंगा तो वो घुल जाएगा, लेकिन वो वापस प्रिसिपिटेट नहीं होगा। प्रिसिपिटेट वही होगा जो स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा। तो अपने पास इस टेक्निक में क्या करना है? इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी इन सुटेबल सॉल्वेंट। हम जो सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे उसमें जो हमारा कंपाउंड जो इम्प्योर कंपाउंड है उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लेंगे, और इम्प्योरिटी में क्या होना चाहिए बेटा? सोल्यूबिलिटी डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ज्यादा घुलना चाहिए कि कम घुलना चाहिए। द इम्प्योर कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ए इम्प्योरिटीज डिसोल्व इन सॉल्वेंट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल। क्या होना चाहिए बेटा? मतलब रूम टेम्परेचर पे घुलना नहीं चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर हम उसको गर्म करें, बट अप्रिशियल भी सोल्यूबल एट ए हाई टेम्परेचर, हम इसको गर्म करेंगे। अपन क्या करेंगे? अपने पास सॉल्वेंट लिया बेटा, इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे, गर्म करेंगे। और तब तक गर्म करेंगे जब नीचे सारा कंपाउंड घुल नहीं जाए। और घुलने के बाद में भी गर्म करते रहेंगे, इतना गर्म करेंगे वो सेचुरेटेड हो जाए। क्या हो जाए बेटा? सेचुरेटेड सिचुएशन में आ जाए। पानी उड़ता जाएगा तो अपने आप सेचुरेटेड में आ जाएगा। अब वो सब सेचुरेटेड में आ जाएगा तो अचानक से इसमें हम आइस डालेंगे, और आपको पता है कि भाई रूम टेम्परेचर पे घुल नहीं रहा था। क्लियर है? अब इंप्योरिटी और कंपाउंड सब घुल गए। अब हम अचानक से इसमें कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के लिए हम इसमें आइस डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? और आइस डालने से क्या होगा बेटा कि इस कंपाउंड का टेम्परेचर अचानक से गिरेगा, तो जो ज्यादा घुल गया था वो नीचे प्रेसिपिटेट होगा। यही तो पढ़ा था अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम में, केएसपी में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और आइस डालते जो ज्यादा घुल गया वो क्या बैठ जाएगा? नीचे। और हमें पता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस सोल्यूबल था, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे क्या हो जाएगा बेटा? प्रेसिपिटेट। क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। बोलो कोई दिक्कत है? इंप्योरिटी घुली रह जाएगी। फिर इसको हम छानेंगे। इसे हम क्या करेंगे बेटा? छानेंगे। और जब छानेंगे तो अपन इसमें यहाँ पे क्या लगाएंगे? फिल्टर पेपर। क्या लगाएंगे? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में से जो लिक्विड है वो तो नीचे आ जाएगा और जो प्रेसिपिटेट है वो ऊपर रह जाएगा। जो लिक्विड है उसे बोलते हैं फिल्टर, मतलब लिक्विड या फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। तो सिंपल सी कहानी है, चाय पत्ती क्या होती है अपनी बेटा? चाय, अगर हम चाय छानते हैं तो चाय पत्ती तो क्या बेटा? पीपीटी। और जो नीचे छलनी में रह जाती है और नीचे जो चाय आती है वो कौन है? फिल्ट्रेट, मतलब लिक्विड। आगे बात समझ में? द सॉल्यूशन इज कंसेंट्रेटेड, हो गया समझ में? द सॉल्यूशन इज कंसेंट्रेटेड केयर टू नियर बाई सैचुरेटेड। ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड है क्रिस्टलाइज, प्योर कंपाउंड क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज हो जाएगा। एंड रिमूव बाई फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करेंगे ऊपर रह जाएगा। और नीचे जो है वो कौन है? मदर लिक्विड। इस मदर लिक्विड में कौन है बेटा? इंप्योरिटी प्रेसिपिटेट नहीं हुई थी, साथ में कुछ कंपाउंड जो हमारा प्रेसिपिटेट होने से रह गया था। 99.9% ऐसे होते हैं ना, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। तो जो भी घुल गया वो घुल गया और कुछ इसमें पार्ट है रह गया। If the compound is highly soluble in one solvent,
एंड वेरी लिटिल सोल्यूबल इन ए अदर सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्वेंट का मिक्सर यूज करने पे आपकी जो जो क्रिस्टलाइजेशन है वो बहुत अच्छी होती है। तो हमें क्वेश्चन पूछे कि हमें कैसा सॉल्वेंट सबसे बेस्ट है यूज करने क्रिस्टलाइजेशन के लिए, कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कंपाउंड एक में ज्यादा घुलता हो और एक में कम घुलता हो, तो ऐसे सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मिक्स कर लो। मतलब हमारे पास दो सॉल्वेंट है ए और बी, इसमें ज्यादा घुलता है इसमें कम घुलता है, तो जो नेट सॉल्वेंट हमें लेना चाहिए वो दोनों का मिक्सर लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? मिक्सर लेना चाहिए। impurity which is impart color to the solution are removed by absorbing over activated charcoal से भी कर सकते हैं, ये सरफेस में पढ़ा था। रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, हमें जो मदर लिक्विड है इसका रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन कराओ ताकि बचा हुआ भी क्या आ जाए बेटा, प्रेसिपिटेट हो जाए। आगे बात समझ में? तो दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों समझ में आ गया। स्प्रिंगली सोल्यूबल होना चाहिए तभी अच्छे से काम करेगा। दूसरा कौन सा सोल्वेंट बेटर रहता है? ये वाला सोल्वेंट बेटर रहता है। अगर कलर इंप्योरिटी है तो उसे किससे रिमूव कर दो? एक्टिवेटेड चारकोल से। क्लियर? सोल्युबिलिटी डिफरेंस होना चाहिए। स्प्रिंगली सोल्यूबल का ही क्रिस्टलाइजेशन होता है। और कैसे होता है वो केएसपी वाला कंसेप्ट है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। देखो बेटा डिस्टिलेशन कब यूज की जा सकती है? डिस्टिलेशन टेक्निक तभी यूज की जा सकती है जब हमारे पास क्या हो कि हमारे जो मिक्सर है उसमें एक का तो बॉइलिंग पॉइंट, एक तो नॉन वोलेटाइल और एक वोलेटाइल हो, या फिर दोनों में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस हो। जैसे क्लोरोफॉर्म और एनिलीन में इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। एनिलीन के आगे, क्लोरोफॉर्म के आगे तो एनिलीन एक तरह से नॉन वोलेटाइल है। ये कहेगा ये तो मेरे से 100 से ज्यादा डिग्री पे ज्यादा है, तो इसके आगे तो ये क्या है बेटा? नॉन वोलेटाइल है। आगे बात समझ में? ये चीज समझ में आई बेटा? अब हम इस टेक्निक में कुछ नहीं करते बेटा, अपन मिक्सर लेते हैं जिसको सेपरेट करना है, अपन गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो जो वोलेटाइल है वो उड़ेगा और वोलेटाइल उड़ के इधर आएगा और इधर आएगा। यहां से हमने क्या कर रखा है बेटा? पानी डाल रहे हैं, पानी इन कर रहे हैं और पानी आउट। तो जब यहाँ जो वेपर आएंगी वो क्या होगी? कूल होंगी, कूल होगी क्या होगी? कंडेंस हो जाएगी। और जो बेटा हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल है वो यहीं रह जाएगा। या तो नॉन वोलेटाइल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तभी यूज करेंगे। अगर दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो दोनों उठने लग जाएंगे, तो सेपरेट में दोनों नीचे आ जाएंगे। एक कम में आएगा, एक ज्यादा पोर्शन में, लेकिन ज्यादा दोनों आएंगे। इसलिए बेटा डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत है ज्यादा। क्लियर है? तभी इस टेक्निक यूज कर सकते हैं। और इस टेक्निक में अब सिंपल सी कहानी है, अगर ए और बी दो है तो बेटा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला उड़ेगा, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला रह जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन आता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में से कौन उड़ेगा? ऑर्थो वाला उड़ेगा, पैरा वाला नहीं उड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब ये चीज समझ में आई बेटा? अगर हमारे पास तीन मिक्सर होते ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको कितनी बार डिस्टिलेट कराने की जरूरत होती? दो बार। एक में सी में उड़ाते, एक बार बी में, और एक रह जाता है अपने आप ही। लेकिन ये टेक्निक तभी यूज हो सकती है जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस से बहुत ज्यादा हो या फिर एक नॉन वोलेटाइल हो। जैसे पानी और NaCl का मिक्सर हो, NaCl नॉन वोलेटाइल होता है, कोई जैसे इथाइल ग्लाइकोल नॉन वोलेटाइल होता है, इसका यूज कर सकते हो। एक नॉन वोलेटाइल, एक है वोलेटाइल। और जो एग्जांपल है इसमें दिया हुआ क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन अपन ने जो वही पढ़ा था, जो राउल्ट वाले रो में पढ़ा था, वही वाला है कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? जब दोनों वोलेटाइल हो और दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है ना हो, क्योंकि दोनों उड़ेंगे, एक कम रेट से उड़ेगा, एक ज्यादा रेट से। तो इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, सिंपली डिस्टिलेशन कैन नॉट बी सेपरेट देम। दोनों को सेपरेट है क्योंकि दो वेपर ऑफ सच लिक्विड आर फॉर्म्ड विद इन द सेम टेम्परेचर रेंज आर कंडेंस इन साइमल्टेनियसली। द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज इन दिस केस। इस केस में हम क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करने का फायदा क्या है बेटा? जैसे इसमें क्या होता है, इस तरह का कॉलम लगाते हैं। उसमें देखो नॉर्मल में तो सिंपल कॉलम था, सीधा उठ रहा था। इसमें हम इस तरह का कॉलम लगाते हैं जिसमें क्या है, बीच में पार्टीशन बने होते हैं। जिसमें क्या बने होते हैं? पार्टीशन। या तो इस तरह से यूज करो या इस तरह से। इस वाले को समझते, इसमें समझना मुश्किल है। हमने क्या किया बेटा? इसको कनेक्ट कर दिया ए के बीकर से, और इसमें हमारे पास दो सॉल्वेंट है ए और बी। इसको हमने हीट किया। क्या किया बेटा? हीट किया। तो मैंने कहा ए का बॉइलिंग पॉइंट है और बी का बॉइलिंग पॉइंट, इसका 350 इसका 360 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब ये ज्यादातर टाइम लिक्विड में रहना चाहता है एज कंपेरिजन टू ए। अगर उसे ज्यादा लिक्विड में रहना चाहता है मतलब जल्दी कंडेंस होगा। जल्दी क्या होगा? कंडेंस। क्लियर है? ये कंडेंस क्या होगा बेटा? जल्दी। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसको आ सकता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो कंडेंस फर्स्ट होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तभी हो सकता है जब इसके इंट्रामोल्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा तो कंडेंस जल्दी होगा। ये चीज ध्यान रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो कंडेंस जल्दी होगा। अब इनको हमने ऐसे हीट किया तो उड़ने दोनों लगे, क्योंकि दोनों में 10 डिग्री का तो फर्क है। तो दोनों यहाँ से उड़ रहे हैं बेटा। जब उड़ते हुए यहाँ है तो हमने इनको एक सेपरेशन दिया, एक बीच में रास्ते में रुकने के लिए जगह दी। तो ए और बी में से बी के रुकने की मन में ज्यादा है,
तो वो क्या करेगा, लिक्विड बनने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि सारा बन जाएगा, कुछ पोर्शन बी का लिक्विड बनेगा, एक का भी बनेगा, लेकिन एक का कम बनेगा। फिर वेपर ऊपर जा रही है, फिर मौका दिया हमने ऊपर, इसको भिड़ देखो, ऊपर से ग्लास से भिड़ेगी ऊपर जाके। जैसे आप देखो पानी के वेपर के ऊपर अपना हाथ रखते हो तो कुछ पानी यहाँ पे कंडेंस हो जाता है कि नहीं हो जाता पे। तो हमने फिर मौका दिया, फिर बी क्या करेगा, लिक्विड बनाने की कोशिश करेगा, और ए कहेगा मैं तो गैस में रहूंगा ज्यादातर पोर्शन। इस तरह से बड़ा ऊपर उड़ता जाएगा, हर बार कुछ बी निकल जाएगा, हर बार कुछ बी निकल जाएगा, क्योंकि बी की आदत क्या है, कंडेंस होने की है। तो हर बार कुछ बी निकलता जाएगा, लास्ट में जो ऐसा नहीं ए नहीं निकल रहा, कुछ ए भी निकल रहा है, लेकिन ऊपर जो जाएगा मोस्ट ऑफ टाइम वो कौन जाएगा, ए ही जाएगा। और ए जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर। हाँ तो फिर चलता रहेगा नीचे से, जो यहाँ से जो यहाँ कंडेंस हो वापस नीचे आके गिरेगा, ये नीचे लगी होती है ऐसे, वापस नीचे आके गिरेगा, फिर गर्म होके उठेगा, तो हर बार ए उड़ेगा, बी जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? इससे क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, किसी भी मिक्सचर किसी भी ना चीज है उसका ना बॉइलिंग पॉइंट पे तो उसका ना वेपर प्रेशर और पॉजिटिव से इक्वल होता है, उसके पहले तो वेपर तो हाँ तो मैंने कब कहा वेपर बनाना, इसलिए तो इस दोनों को अगर मान ले, हाँ डिस्टिलेशन में डिस्टिलेट, बट उसमें बहुत कम पोर्शन है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे सोच के देख, पेट्रोल और पानी लूं, तो पेट्रोल पानी को डाल, पानी कितना सा उड़ेगा, पेट्रोल तो बहुत तेज से भाग जाएगा सारा का सारा, तो पानी की एक दो बूंद नहीं जा पाएगी भाई। रूम टेम्परेचर लेके देख, पेट्रोल सारा भाग जाएगा, तो क्या पानी उड़ा क्या? तभी तो कहा बहुत अभी डिफरेंस होना चाहिए, या फिर एक नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस 20-30 डिग्री का है, 30-40 डिग्री का, तब भी हम यही यूज करेंगे, तभी हम इसको यूज करें, दोनों को उड़ने दो, फिर एक को वापस कंडेंस होते कराते जाएंगे, एक ही उड़ेगा। क्या उड़ेगा, एक। क्यों? क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसको जैसे हमने मौका दिया अपने आप को क्या करने का बेटा, कंडेंस करने का, हमने मौका दिए। अब आप किसी भी इस चीज के आगे हाथ करते हो तो सिंपल सी कहानी कंडेंस होती है बेटा। भाई पानी के वेपर के आगे हाथ करो, कुछ कंडेंस होगी। तो हमने ए और बी को जाने दिया, यहाँ जैसे भिड़ा, भिड़ते हमने दोनों को मौका दिया, तो ए का बहुत कम पोर्शन, बी का बहुत सारा पोर्शन, ऐसे लास्ट में जा जाते तो यहाँ ए ही बचेगा। और जो बी लिक्विड बच गया था, जो लिक्विड बना वो वापस नीचे आके गिरेगा, नीचे नीचे होती है इस तरह से ना, तो नीचे आके वापस इसमें गिरेगा, फिर से उठेगा, फिर से गिरेगा। सेम कहानी इससे, छोटी छोटी ग्लास ट्यूब से इसमें वो भिड़ता है बेटा, तो बी तो वापस कंडेंस हो जाता है, और ए वाले को उड़ने का शौक ज्यादा है एज कंपेरिजन टू बी के, तो लास्ट में वही पहुंचेगा। ऐसे होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो वहां तो मैंने तुम्हें मैथमेटिकली समझाया था सॉल्यूशन में, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो भाई एक तरह से वही है ना, छोटे छोटे कमरे से बना रखे हैं अपन ने। आ रही बात में? आगे बड़ा समझ में, तो यही बड़ा इस कहानी को इसने समझा रखा है बेटा। समझ में आ गया टेक्निक? अब बेटा इनको थ्योरेटिकल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये बने हुए ना, ये इन्हें क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्लेट्स। वन ऑफ द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन सेपरेट अ डिफरेंट क्रूड ऑयल इन ए पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये क्रूड ऑयल को सबसे ज्यादा सेपरेट करने का काम आती है। क्लियर है? इम्प्योर तेल। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब जो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कब यूज, इस टेक्निक को क्यों यूज करते हैं? अब सोच के देखो, मुझे पता है कि मुझे यहां से हीट करना है। अब कोई चीज ऐसी है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले डिकम्पोज हो जाती है। भाई 100, मैंने कहा इसका भी कोई अपने पास कंपाउंड ए, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और 90 डिग्री पे डिकम्पोज होकर कुछ और बना देता है, तो दिक्कत है। मैं इसको मैं बॉइल कैसे कराऊं, ये डिकम्पोज होने लग जाता है, 100 डिग्री पे डिकम्पोज हो जाता है और 90 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसा करता हूँ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट घटा के 90 कर दूं। 100 डिग्री पे तो कंपाउंड डिकम्पोज होता है ना, टेम्परेचर 100 डिग्री पर है, और मैं कहता हूँ 90 पे तो नहीं होता, तो मैंने एरिया पे मान लो 70 पे होता तो मैं 60 कर दूंगा। इस तरह आप बॉइलिंग पॉइंट कैसे किसी का कम ज्यादा कर सकते हो, ये हमने देखा है कि कैसे, कि सर सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था हमने कि अगर हमें पता है कि मान लो ये वेपर है, ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, तो इस वेपर का अपना प्रेशर का कितना करना पड़ेगा, 1 atm। भाई हमने कहा इस वेपर का प्रेशर 0.5 atm है, ऊपर से जो वेपर है वो उसका 1 atm है, तो ये वेपर अपना टिप क्या करेगी बेटा, वेपर प्रेशर बढ़ाएगी। कैसे? क्योंकि हमें पता है यहाँ जो गैस का बबल बना हुआ है, इसको अगर मैं बोर्ड पे लूं एक बार समझाने के लिए, तो बेटा हमें पता है कि हमारे पास एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड। लिक्विड बॉइल कब बनाता है बेटा, जब लिक्विड की कोई बूंद है उसे हम हीट करते हैं, वो अपने चारों ओर के बॉन्ड तोड़ ले,
भाई अपने चारों ओर के जब वो बॉन्ड तोड़ लेगी तभी तो क्या बनेगी बेटा, वेपर। भाई इस तरह से कनेक्टेड थी। हमने इसे हीट किया, हीट करने पे बेटा कोई चीज वेपर कब बनाती है, जब अपने चारों ओर के बॉन्ड को क्या कर ले बेटा, वो तोड़ ले। इस तरह से भाई एक अकेला ये बन जाएगा। अब ये वेपर है, अब ये बाहर आना चाहती है, कहाँ आना चाहती है बेटा, बाहर। लेकिन बाहर से कौन लग रहा है बेटा, पी एक्सटर्नल क्या लग रहा है। अब इसका प्रेशर तो उसके बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे हीट देते हैं। क्या देते हैं बेटा, हीट देने से ये बबल क्या इस बबल का टेम्परेचर, बबल में गैस भरी हुई है और इस गैस का प्रेशर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, इंक्रीज, क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इस बबल का प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, और जैसे बराबर हो जाएगा ये बाहर आ जाएगी। जैसे बराबर हो जाए, बराबर थोड़ा ज्यादा होते हैं, बाहर आ जाएगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए बेटा, पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, तो गैस उड़ने लग जाएगी। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो बड़ा ध्यान से, हमने क्या किया कि पी एक्सटर्नल की अगर मैं वैल्यू घटा दूं, तो मान लो ये पहले काम 100 डिग्री पे हो रहा था, तो 100 डिग्री पे अपने इसको प्रेशर बढ़ा, इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था कि इसको प्रेशर ज्यादा चाहिए था। अब मैंने कहा पी एक्सटर्नल घटा दिया, पी एक्सटर्नल मतलब 1 एटीएम से मैंने कर दिया 0.5 एटीएम, मैंने प्रेशर आधा कर दिया। तो क्या इसे भी अपना प्रेशर आधा इंक्रीज करना है, तो क्या इसको 100 डिग्री की जगह 50 डिग्री या 60 डिग्री जो भी है, 60 70 जितना भी है, क्या पहले 100 डिग्री तक अपने आप को गर्म करना पड़ता था, तब इसका प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर होता था। अब इस बबल को कम टेम्परेचर पे ही वो प्रेशर मिल जाएगा जिससे वो बाहर निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर टेम्परेचर क्या है, बाहर प्रेशर क्या है, कम। और अगर मैं बाहर का प्रेशर बढ़ा दूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसको हमने सॉल्यूशन में क्लेपेरॉन इक्वेशन से समझा है, वही कहानी है बेटा। क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था ना, क्लियर कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें कि सर ये चीज समझ में आ गई कि अगर आप पी एक्सटर्नल घटा दो तो कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग लग जाएगा। अब हम इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं बेटा, कि जो अपने पास कंटेनर है, जो बेटा ध्यान से, अपने पास ये कंटेनर है, अपन क्या करते हैं कि बेटा यहाँ पे अपने कैपिलरी लगा रखी है, उससे अपन क्या करते हैं कि यहाँ जो लिक्विड है ना, इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है इस लिक्विड के ऊपर वो कम कर देते हैं, ऊपर से वैक्यूम पंप लगा देते हैं। वैक्यूम पंप क्या करता है, इस जो अपने राउंड बॉटम फ्लास्क है इसको ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर घटा देता है। प्रेशर घटा देता है तो जो हमारे यहाँ पे लिक्विड है उसको ऊपर से पी एक्सटर्नल कम हो गया, तो जो पहले 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा था वो 70-80 डिग्री पे बॉइल होने लग गया। और वो डिकम्पोज तो मान लो 90 पे होता है, तो हम तो उसको 60 डिग्री पे उड़ा रहे हैं, और 60 डिग्री पे उड़ा रहे तो 60 डिग्री पे उड़ के उधर आ जाएगा। आगे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है। वो तो इसका प्रेशर नापने के लिए कनेक्शन जाए वो छोड़ दो, ठीक है, पूरा कनेक्शन जोड़ नहीं रखा ना तो ये छोड़ दो, वो तो ये कहानी समझ। आगे बात समझ में, तो वैक्यूम पंप का कहानी समझ में आई बेटा कि क्या कहानी है सर, कि सिंपल सी कहानी, कहां गया वो। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर जी, या तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत है, ज्यादा है, जिनको हम अचीव नहीं कर सकते, तो ऊपर का प्रेशर घटाओ, अपने आप बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो सस्ते काम में मतलब आपको ज्यादा गैस जलाने की जरूरत नहीं है। भाई कोई कहते हैं मेरे इसका बॉइलिंग पॉइंट 250, अब 250 डिग्री तक गर्म थोड़ी करेंगे, ऊपर का एक्सटर्नल प्रेशर घटाते जाओ, बॉइलिंग पॉइंट घटते घटते 100 पे ले आओ, ताकि कम टेम्परेचर पे ही आप उसको उड़ा लो। और दूसरा क्या है, विच डिकम्पोजिट बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, such liquid are made to boil at the temperature lower than their normal boiling point by reducing pressure on their surface। तो क्वेश्चन आता है कब यूज करते हैं टेक्निक, आगे बात में। नेक्स्ट वन, ए लिक्विड बॉयल एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द, ये तो पढ़ा रखा है। अब ये किसके लिए यूज होता है, इसके लिए, क्लियर है, ये सही समझा रखे बेटा इसमें ना। नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। देखो स्टीम डिस्टिलेशन जो टेक्निक है ना, ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है, इसमें हम स्टीम से डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्टीम से। हम क्या करते हैं, किसी पे स्टीम जाने देते हैं, क्या जाने देते हैं, स्टीम, और वो स्टीम के साथ उड़ के बाहर आ जाए, स्टीम के साथ उड़ के क्या आ जाए, बाहर। लेकिन इस टेक्निक में क्या है बेटा, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल, जिनमें हम स्टीम के साथ क्या हो जाए बेटा, वोलेटाइल। क्लियर है, जो स्टीम के साथ क्या हो जाए, वोलेटाइल। आगे बात समझ में, हम स्टीम भेजेंगे, स्टीम से वोलेटाइल होके आ जाए साथ में। अब सुनो ध्यान से, साथ में बेटा वो कंपाउंड इमिसिएबल होना चाहिए पानी के साथ में। क्यों, क्योंकि बेटा लास्ट में दोनों को जब सेपरेट में, तो फिर पानी में घुल जाएगा, फिर से मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। पानी में घुल गया तो फिर पानी से अलग करने के लिए डिस्टिलेशन करो।
पानी में घुलना नहीं चाहिए, स्टीम के साथ वेपर तो बना ले, और जब कंडेंस कराऊं तब पानी अलग कंडेंस हो, ऑयल अलग कंडेंस। वो ये वाला कहां पे गया, उसका डायग्राम नहीं है क्या, ये रहा। अगर मान लो पानी में घुलता नहीं है, देखो पानी अलग आया स्टीम अलग आई, ताकि बाद में सेपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। तो मैं क्या चाहता हूं कि बेटा कि अपने पास जो भी कंपाउंड है मैं उसमें स्टीम फ्लो करूं तो वो स्टीम के साथ उड़े, लेकिन वो पानी में घुले नहीं, पानी में घुलना नहीं चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। स्टीम फ्रॉम ए स्टीम जनरेटर इज पास थ्रू ए हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, जिसको डिस्टिल करने उसमें क्या करते हैं बेटा, अपन स्टीम को फ्लो करते हैं। द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस एंड कलेक्ट, देखो आप समझो, देखो ये अपने पास वाटर है, यहाँ से स्टीम बनती है बेटा, स्टीम आके इसके अंदर आती है, अब स्टीम की वजह से अब स्टीम के साथ ये उड़ेगा, स्टीम के साथ इसको नीचे से भी गर्म कर रहे हैं, साथ में स्टीम, इसके अंदर स्टीम आ रही है, स्टीम के साथ उड़ेगा और क्या आ जाएगा बेटा बाहर, आगे समझ में। और बाहर आने के बाद हमने इसको कंडेंस किया। अब इमिसिबल लेने का फायदा क्या हुआ कि वो पानी के साथ उड़ा तो है, लेकिन जब कंडेंस किया तो वो दोनों एक दूसरे में घुलते नहीं है, तो दोनों अपने आप ही अलग अलग क्या है बेटा, सेपरेबल। अब जो नेक्स्ट में बात क्या है, जो इसकी मेन चीज है, द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस एंड कलेक्टेड, द कंपाउंड इज लेटर सेपरेटेड फ्रॉम ए वाटर यूजिंग सेपरेटिंग ए फनल। In steam distillation, the liquid boil when some of vapor pressure due to the organic liquid, और ध्यान से P1 and due to water vapor है P2 become equal to the atmospheric pressure। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो अगर इसको हम ज्यादा गर्म नहीं करना चाहते तो हमने क्या किया, इसके अंदर स्टीम डाल दी, तो इस लिक्विड के अंदर स्टीम भी है और साथ में इस ऑर्गेनिक लिक्विड की वेपर भी है, इन दोनों को मिलकर किसके बराबर प्रेशर जनरेट करना है, एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट करना है। तो भाई पहले सोच के देखो, अगर मैं इधर से स्टीम ना लाऊं तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेपर प्रेशर P1 जो ऑर्गेनिक वेपर है उसको P एक्सटर्नल के बराबर होना पड़ेगा। भाई एक अकेला ऑर्गेनिक कंपाउंड की बूंद है, वेपर है, उसको अपना प्रेशर कितना जनरेट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल के प्रेशर के बराबर, तब वो बाहर आएगी। तो मुझे क्या चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर। अब मैंने इसमें स्टीम पहुंचा दी, क्या पहुंचा दी, स्टीम। अब स्टीम क्या करिए कि मैं तेरे साथ उले, दोनों मिलके किसके बराबर है बेटा, एक्सटर्नल के बराबर। तो क्या इसको अब ऑर्गेनिक लिक्विड को कम मेहनत करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी, भाई कुछ काम ऊपर से मान लो 1 एटीएम लग रहा था, स्टीम ने कहा 0.57 एटीएम मैंने लगा दी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो 0.3 एटीएम का प्रेशर जनरेट करना है। तो क्या अगर मान लो ये नहीं आता तो उसको अपना प्रेशर 1 एटीएम करना पड़ता, तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता, क्या चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर। अब 0.3 उसको बाहर से स्टीम आई, स्टीम ने कहा 0.7 तो मैं दे देता हूँ क्योंकि एक्सटर्नल के बराबर होना है। भाई अपने पास लिक्विड है उसमें इसको जो स्टीम आई उसने कहा 0.7 एटीएम में दे देता हूँ, बाहर 1 एटीएम है, तो इसको तो अपना 0.3 एटीएम में चाहिए, और 0.3 एटीएम चाहिए तो कम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं, डिकम्पोज बहुत होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज क्या होते हैं, बहुत होते हैं। हमारी बात समझ में, तो सिंपल सी कहानी अपन क्या करते हैं, देखो अब लिक्विड की ऑर्गेनिक कंपाउंड की P1 थी, वाटर की कितनी थी बेटा, P2 बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन्हीं को एक बराबर होगी प्रेशर होना है। सिंस P1 इज लोअर देन P ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब P उसकी अगर मान लो वाटर वेपर नहीं होते तो वो जनरेट करता P, तो वो जितनी जनरेट करता उससे कुछ कम है कि नहीं है, और कुछ कम है तो लो बॉइलिंग पॉइंट कुछ कम हो जाएगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन में हम कम बॉइलिंग पॉइंट पे उड़ाते हैं, जितना उससे कम हो। If one of substance in the mixture is water and the other a water insoluble substance, एक तो पानी और एक क्या है बेटा, पानी से insoluble है, तो ये टेक्निक खूब दबा के यूज होती है, और इसका एग्जांपल क्या, एनिलीन है, वाटर मिक्सर, और एक वो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वाला, क्लियर है, ये स्टीम डिस्टिलेशन हो गया। अब बेटा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन अलग थिंग है। देखो एक्सट्रैक्शन बहुत सिंपल सी कहानी है, इसमें अपने को कुछ नहीं करना होता, एक बना रखा है ट्यूब से, देखना ये रही, मान लो अपने पास एक मिक्सर है, अपने पास एक मिक्सर है, उस मिक्सर में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है बेटा, हमें उसे सेपरेट करना है, तो हम इसमें क्या लेते हैं बेटा, इसमें लेते हैं, कंटेनर में लिया और इसमें डाल के इसको सेक करते हैं। अब जो सेक करते समय इसमें क्या क्या करते हैं, बातें ध्यान सुनो जो इसमें याद करनी है। व्हेन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम, किसमें प्रेजेंट है बेटा, इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग इट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट्स मोर सोल्यूबल देन वाटर। भाई हमारे पास एक कंपाउंड है जो पानी में ज्यादा घुलता है, इसको ऊपर ही बना लेते हैं, बार बार नहीं जाएंगे। भाई एक हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पानी में डाल रखा है, अभी हमने इसमें डाल रखा है बेटा, पानी में, हमें इसे पानी से अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं,
जैसे मान लो आपके पास एथेनॉल पानी में घुला हुआ है, तो मैं इसमें ईथर डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? ईथर। या फिर मान लो आपका एल्डिहाइड है, वो पानी में घुला हुआ है, इमिसिबल घुला हुआ है पानी में, थोड़ा घुला हुआ है, थोड़ा सा अमाउंट है, अब मुझे इसे अलग करना है, तो मैं इसमें ईथर डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? ईथर। तो मुझे पता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है एल्डिहाइड, भाई ये एल्डिहाइड है, ये अभी पानी में घुला हुआ है, मैं इसमें ईथर डाल देता हूँ, तो ये एल्डिहाइड पानी को छोड़ छोड़ के ईथर में घुल जाएगा। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर पानी में घुलता नहीं है, क्लियर है? दोनों आपस में क्या है? इमिसिबल है। जैसे इस तरह से ईथर नहीं घुलता बेटा पानी में, हाइड्रोजन ईथर की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अरे कंपैरिजन है वो तो, पर उसके कंपैरिजन में बहुत है कम घुलता है। तो हमने उसको घोला बेटा, तो अब इससे हुआ क्या, हमने उसको घोल के सेक किया, तो अब देखो क्या हुआ कि ये तो हो गया सॉल्वेंट लेयर, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें बेटा? एक्वस लेयर में। ये शुरुआती खेल थी, हमने इसमें सॉल्वेंट डाला। क्या डाला बेटा? सॉल्वेंट। इसको अच्छे से सेक किया, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस भाग भाग के ऊपर चला गया, ये दोनों तो आपस में घुलते नहीं है, भाग भाग के उसके अंदर चला गया। अब ये क्या बचा? पानी। टूंटी खोल के बाहर निकाल दो पानी। आ रही बात समझ में? बचा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब उसको सेपरेट करने के अभी पूरा डिस्टिलेशन करवाए थे, अभी हमने क्या करवाए थे? डिस्टिलेशन। और अब जनरली हम सॉल्वेंट उसको लेते हैं जो उड़ जाए, ईथर इसलिए लेते हैं, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना, इसलिए हम ईथर लेते हैं। क्या लेते हैं? थोड़ा सा गर्म करेंगे ईथर तो भाग जाएगा, बच जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे बात समझ में? और जो ईथर है वो 7 कुछ होता है, तो ज्यादा मतलब पानी में क्या डिफरेंस मुझे दिखाई, स्टेटमेंट पे बात करते हैं। ये चीज समझ में आ गई बेटा? अब तो बड़ा ध्यान से कि और सुनो बेटा, कि अब इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लो सोल्यूबल, अब अगर हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक में भी कम घुलता है, मतलब उसकी इच्छा है मैं एक्वस में भी रहूं, तो ऐसों के लिए हमें कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन कराना पड़ता है, कंटिन्यूस इस तरह से कराना पड़ता है, ठीक है? बार बार करवाना होता है। क्या होता है बेटा? बार बार करवाना होता है। और कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कम घुल रहा है तो हमें क्या करवाना चाहिए। अब बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। जो क्रोमेटोग्राफी क्या है बेटा? ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इससे हम देखो एक तो सेपरेशन करते हैं और एक हम एलिमेंट्स के डिटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है? ये सेपरेशन की बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि अगर आप इस क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन ग्रीक वर्ड क्रोमा, ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इससे बात है, इन दिस टेक्निक द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन टू ए स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है बेटा? हमारे पास एक कॉलम होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पे डायग्राम दे रखा होगा इस तरह से। इसमें ये एक स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज क्या होता है बेटा कि एक तरह से तुम्हें सिलिका या फिर एल्यूमिनियम का क्या होता है बेटा? पार्ट होता है, क्लियर है? सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल या सिलिका होती है। उस सिलिका को क्या करते हैं बेटा अपन, टेस्ट ट्यूब टाइप में होती है, नीचे टूटी लगी होती है, मतलब ब्यूरेट जैसी समझो, इसके अंदर भर देते हैं अपन इसको। ये अपने पास के, अब ये हिलती नहीं अपनी जगह से, ये फिक्स है, इसलिए इसने क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज। आगे बात में, अब इसके अंदर अपन एक लिक्विड डालते हैं, सॉल्वेंट। क्या डालते हैं बेटा? और सॉल्वेंट को बोलते हैं मोबाइल फेज। क्या बोलते हैं? मोबाइल फेज की सॉल्वेंट तो चलेगा, और ये सॉलिड होती है, चलती नहीं है। तो देखो बेटा, इस दिस टेक्निक ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस अप्लाइड ऑन टू ए स्टेशनरी फेज विच मे बी सॉलिड और ए लिक्विड। ये लिक्विड भी हो सकता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। ए प्योर सॉल्वेंट, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और ए गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। हम क्या करते हैं बेटा, इसमें डाल के जो सॉल्वेंट डालते हैं बेटा, ये प्योर भी हो सकता है, आपकी गैस भी डाल सकते हो, या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड भी डाल सकते हो। क्लियर है? आगे समझ में? अब थोड़ा ध्यान से आगे, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर। ग्रेजुअली क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। द मूविंग फेज इज कॉल्ड ए मोबाइल फेज। ये दो तरह की होती है, एक होती है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को पढ़ते हैं। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एड्सॉर्बेंट। ये एड्सॉर्प्शन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मान लो आपके पास एक मिक्सर है, आपके पास क्या है कि मिक्सर है, हमने क्या किया बेटा कि ये हमारे पास एक सिलिका जेल की बजाय सिलिका जेल भर दिया। अब हमने क्या किया, एक मिक्सर लिया, इस मिक्सर में तीन चीजें थी बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, और इनको मिक्सर है, सॉल्वेंट है इसमें। हमने क्या किया, सॉल्वेंट को लाके डाला यहाँ पे, तो हमने शुरुआत में, ये तो सॉल्वेंट है, ये मिक्सर ऑफ कंपाउंड्स है एबीसी, सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट तो लगेगा ना, सॉल्वेंट का कोई लेना, ये भी तो इनको बहाने के लिए कोई तो चाहिए ना, फ्लो कैसे होगा? भाई अपने पास एबीसी का मिक्सर है, वो तो मिक्सर डाल दिया, अब हमें मिक्सर बहेगा क्यों? ऊपर से पानी डालेंगे तभी तो उनके साथ बहेगा ना। नहीं वही सॉल्वेंट जिसमें एबीसी को घोला है, फिर वो तो डाल दिया एक बार में, फिर और भी तो सॉल्वेंट चाहिए बहुत सारा, ताकि भाई सॉल्वेंट के साथ नीचे बहे, ताकि सॉल्वेंट के साथ है। भाई ऐसे तो ऊपर भर के बैठा रहेगा, नीचे क्यों जाएगा? भाई आप जमीन पे थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो वो पड़ा रहेगा, पानी डालते जाओ तो वो नीचे जाएगा, जितना पानी डालोगे जितना ऊपर उठेगा पानी उतना नीचे जाएगा ना, तो ऊपर डालोगे तो नीचे जाएगा। ये सॉल्वेंट डाल रखा है बस, है ना। अब एबीसी डाल दिया, अब ऊपर से सॉल्वेंट नीचे चलने लगेगा तो अपने साथ एबीसी को बहाएगा। अब बेटा देखो एबीसी की एड्जॉर्प्शन क्वालिटीज अलग अलग है सिलिका जेल पे। तो मान लो सिलिका जेल में ए को ज्यादा एड्जॉर्प्शन होता है, बी को कम और सी को सबसे कम एड्जॉर्प्शन है। तो जब ये तीनों बहेंगे तो ए जैसे ही आएगा सिलिका जेल के टच में ए को पकड़ने लग जाएगा ऊपर से, तो ए को ये पकड़ लेगा तो क्या एक का चलना मुश्किल हो जाएगा? बी को कम पकड़ेगा, सी को और कम पकड़ेगा, सी को और कम पकड़ेगा, तो शुरुआत में तो जैसे सेपरेट हो दिखे, लास्ट में तो तीनों अलग अलग दिखने लग जाएंगे, क्योंकि ए को तो पकड़ लिया उसने, बी को कम पकड़ा, सी को और कम, तो धीमे 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 सी आ जाएगा बाहर। फिर हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब खाली आ रही है, कुछ देर बाद में बीच में स्पेस होगा, फिर बी आने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर से हम सॉल्वेंट डालते जाएंगे। तो भाई चिपका रहेगा तो उसको बहना पड़ेगा साथ में, ऐसा नहीं चिपक के बैठ गया तो ऊपर से क्यों सॉल्वेंट आ रहा है तो धीमे धीमे बहेगा, लेकिन बहेगा जरूर। भाई आपको पता है कोई सरफेस उस पर गंदगी, आप पानी डालते रहो तो आप पानी को बहाते रहो, धीमे धीमे गंदगी अपने आप साफ हो जाएगी, आप कुछ भी मेहनत मत करो। तो हमें पता है एक कुछ नहीं चिपका रखा, लेकिन ऊपर से सॉल्वेंट आएगा तो कभी ना कभी एक का टुकड़ा बहेगा, लेकिन बहुत कम बहेगा, तो सी बाहर आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर ए। तो वो एड्जॉर्प्शन करवाती है, वो तो कहीं जाएगी नहीं ना। नहीं तो मतलब फिर ए को छोड़ देगी इसको एक एड्जॉर्प्शन ही तो है बेटा, एड्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन तो चलता रहता है ना, एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन तो चलता रहता है। वॉल में नहीं नहीं नहीं, वॉल में छोटा सा होल होता है जिससे सॉल्वेंट नीचे आता है, तो जो सॉल्वेंट के साथ सी बाहर आएगा, फिर बी बाहर आएगा, फिर ए। सिलिका जेल तो निकल भी नहीं पाएगी। क्या? हाँ ग्लास की वूल लगा रखी है ना, वो रुई लगा रखी है ना यहाँ पे, क्लियर है? यहाँ रुई लगाने से क्या हो गया बेटा, सिलिका नीचे नहीं आ सकती ना, सिर्फ सॉल्वेंट नीचे आ सकता है, सिर्फ कौन नीचे आ सकता है? सॉल्वेंट, और सिलिका वहीं पर रहेगी। इससे तीनों, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ए बी सी है, उसमें से सी पहले सेपरेट हुआ, फिर बी हुआ, फिर ए हुआ, इनके एड्जॉर्प्शन क्वांटिटी का वैल्यू लिखो। आ गया समझ में? इसे बोलते हैं बेटा कॉलम क्रोमेटोग्राफ। अब देखो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अब सुन लो ध्यान से, सुन लो। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड आर एड्जॉर्ब्ड ऑन ए एड्जॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री। बट एड्जॉर्बेंट उस पे क्या होता है बेटा, अलग अलग डिग्री में डिफरेंट होते हैं। कॉमनली यूज एड्जॉर्बेंट्स आर सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। व्हेन ए मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज कौन है? सिलिका जेल और एल्यूमिना। द कंपाउंड ऑफ द मिक्सर मूव वेरिंग डिस्टेंस ओवर द स्टेशनरी फेज, डिपेंड करता है। फॉलोइंग आर टू मेन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एक होता है कॉलम और एक होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो मैंने अभी समझाया ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, समझ में? कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक किसी भी चीज को सेपरेट करने के काम आती है, हमें सेपरेशन में काम आ गई। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से किसी को सेपरेट नहीं किया जाता, इससे डिटेक्शन के काम आती है। क्या काम आती है? डिटेक्शन, कि अगर हमारे पास एक मिक्सर में कितने कंपाउंड, अब जैसे मैंने आपको मिक्सर दिया और मैंने पूछा इसमें कितने तरह की चीजें मिली हुई है, आई बात समझ? इसमें तो हमें पता तीन है तो तीन को सेपरेट ही करना था। टीएलसी का हम यूज करते हैं कि ये पता करने के लिए कि मिक्सर में कितनी चीजें मिली हुई है। तो इसमें अपन क्या करते हैं बेटा कि एक जैसे अपने पास कोई स्केल टाइप है क्या? रहने दे, कोई भी चीज हो, जैसे जैसे स्केल टाइप का मतलब हो गया जैसे किसी को चीज को ऐसी प्लेट से पकड़ सके जिसको, कोई नहीं है क्या? ला तेरी चाबी दे दे, ये निकाल के दे दे इसमें। ये निकलेगा कवर देना फोन का, कौन सा? हाथ कवर दे दे। चलो छोड़ो, कवर का क्या जरूरत है, अपने पेपर से समझ लेते हैं। तो ये इसकी चाबी दे दे मुझे, निकाल के दे दे। चल भाग जा, अब चलो छोड़ो। जो बेटा इसमें कुछ नहीं होता, इस तरह की एक प्लेट होती है, ये बहुत बड़ी है, छोटी सी प्लेट होती है। इसमें प्लेट में अपन क्या करते हैं कि देखो यहाँ तो सिलिका जेल भरी थी, इसमें अपन सिलिका लेयर का ऐसे जेल चढ़ा देते हैं, लेयर सी।
आगे समझ में, सिलिका जेल लिया और इसे चिपका देते हैं, इस पे एक मोटी सी लेयर से चिपक गई तो पूरे पे ऐसे सिलिका जेल चिपक जाती है, जैसे ये बना रखा है ना इस तरह से। तो इस पे सिलिका जेल की लेयर, एक ग्लास रोड है उस पे ऐसे पूरे पे सिलिका जेल चिपका देते हैं पूरे पे, तो एक तरह से सिलिका जेल चिपक गई। और सिलिका जेल क्या होगी बेटा अपनी स्टेशनरी फेज। क्लियर है। फिर अपन इसमें क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं थोड़ा सा ऊपर, चलेगा नहीं क्यों रो रही है, मैं है, एक मिनट रुक। प्लस प्लीज। हाँ जी, तो बेटा ध्यान से, अरे इस पे अपन लाइन खींच देते, इस पे क्या खींच देते बेटा, लाइन खींच देते। अब जो लाइन खींच के थोड़ा सा ऊपर पे, थोड़ा सा ऊपर खींच के और इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन में डिप करते हैं ऐसे। अब थोड़ा सा ऊपर की देखो, सॉल्यूशन में डिप करते समय सॉल्यूशन को क्या खासियत रखते हैं बेटा, कि जो सॉल्यूशन है, जैसे मान लो आपका सॉल्यूशन यहाँ तक भरा हुआ है, जैसे इसमें है ना, जैसे सॉल्यूशन यहाँ से भरा हुआ है तो सॉल्यूशन से कुछ ऊपर लाइन खींची हुई होती है ताकि सॉल्यूशन सीधा टच में ना आए इस लाइन के, सॉल्यूशन सीधा लाइन के टच में ना आए। सॉल्यूशन यहाँ तक भरा हुआ है तो लाइन कुछ ऊपर खींच देते हैं इसे, और पूरे पे सिलिका चिपकी हुई होती है। अब कुछ ऊपर क्यों खींचते हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अब अपन फिर क्या करते हैं बेटा, ऊपर खींच दिया, अब अपन क्या करते हैं इसके अंदर जो सॉल्वेंट का अपने पास मिक्सर है, मान लो आपके पास ऐसे एक सॉल्यूशन में से मिक्सर दिया हुआ है कि यहाँ पे ए और बी है, इसमें ए प्लस ए बी है। अब हमें नहीं पता इसमें ए प्लस बी है कि नहीं है, कितनी चीजें हमें पता करनी है, तो हम क्या करते हैं इसमें से एक ड्रॉप लेते हैं और इस ड्रॉप को क्या करते हैं इस लाइन वाले किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे इस ड्रॉप को डालते हैं और सिलिका से एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कर लिया इसने एब्जॉर्ब। अब अपन क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन में डिप करते हैं और सॉल्यूशन में इस लाइन से नीचे नीचे तक लिक्विड होना चाहिए, किसी लाइन तक आ गया तो क्या दिक्कत है, जो लिक्विड है वो बाकी सॉल्वेंट में आ जाएगा, अपने सिलिका जेल को छोड़ देगा और किस में आ जाएगा, सॉल्वेंट में। भाई यहाँ पे अगर मैंने भरता, यहाँ पे होता और पानी ऊपर तक भरा होता तो सॉल्वेंट में आ जाएगा, और सॉल्वेंट में आ गया तो ऊपर जाएगा ही नहीं, मुझे इसे ऊपर भेजना है। किस पे भेजना है, उसके ऊपर। तो इसलिए पानी नीचे भरा हुआ होता है। अब पानी क्या होता है बेटा, नीचे से धीमे धीमे सिलिका जेल उसको एब्जॉर्ब करती है और पानी धीमे धीमे ऊपर चढ़ता है। जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, यहाँ तक भरा हुआ है, अब सिलिका को टच कर देगा, सिलिका के साथ ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, अब धीमे धीमे उस लाइन तक पहुंचेगा और लाइन से ऊपर बहेगा तो अपने साथ इस जो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट जो हमने कंपाउंड रखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या उसे भी अपने साथ ऊपर बहेगा, सॉल्वेंट के साथ ऊपर बहेगा बेटा। बस मोबाइल पे जागी ना, पानी में घुल गया तो पानी ऊपर उठ रहा है तो पानी के साथ वो भी ऊपर उठेगा। अब हमें पता है कि इसको सिलिका ने एब्जॉर्ब कर रखा है तो इसके ऊपर उठने की स्पीड और पानी के ऊपर उठने की स्पीड सेम नहीं होगी, पानी तेजी तेजी से ऊपर उठेगा और ये धीमे 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 पीछे चलेगा। चलता गया चलता गया, अब हमने किसी एक पॉइंट पे जाके रोक लिया और जहां रोक लिया वहां से हमें क्या पता लग जाती है बेटा, जैसे मान लो आपका जो यहाँ पे जो डॉट रखा था वो यहाँ तक ऊपर उठा तो हमने कहा इसकी लेंथ एक्स है, बेस लाइन से यहीं पे रखा था और एकदम नीचे की, भाई पानी बेस लाइन से नीचे होना चाहिए क्यों, फिर पानी ऊपर आएगा तो ऊपर उठा ले जाएगा। तो बेस लाइन से मान लो अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्स उठा और सॉल्वेंट उससे ज्यादा ही उठेगा वाई, और इस एक्स और वाई के रेशियो को बोलते हैं बेटा रिटार्डेशन फैक्टर, आरएफ वैल्यू। तो हमसे आरएफ वैल्यू को वैल्यू पूछता है कि बेस लाइन से सॉल्वेंट 5 मिनट सॉरी 10 सेंटीमीटर उठा और क्या बोलते हैं जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है 7 उठा तो 7/10। अरे एक्स कौन है, 7/10 है, ये 7 था और ये 10 तो 7/10। बोलो कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ कि दो लिक्विड है, एक की आरएफ वैल्यू 0.8 है, एक की जीरो आरएफ वैल्यू 0.7 है, बताओ एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा हुआ किसका हुआ, बी वाले का, क्योंकि ए वाले की आरएफ वैल्यू 0.8 है, इसका मतलब ज्यादा उठा, इसका कम उठा, इसका मतलब इसका एडजॉर्प्शन ज्यादा हुआ था, इसका एडजॉर्प्शन कम हुआ था। आगे समझ में, एडजॉर्प्शन का क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें टेक्निक में काम क्या आता है, अब मेरे पास मुझे नहीं पता कितने मिक्सर है, मैं यहाँ डाल के छोड़ दूंगा, अब ये ऊपर उठेंगे। अब मान लो 2 मिक्सर होते, 2 अलग अलग पॉइंट दिखते, 3 होते 3 पॉइंट दिखते, तो 3 पॉइंट आते, मैं कहता इसमें 3 तरह के मिक्सर है, 2 तरह के होते तो 2, एक तरह का होता तो सब एक साथ उठेंगे, सबका एडजॉर्प्शन क्वांटिटी सेम होती है, और अलग अलग कंपोनेंट होंगे तो अलग अलग उठेंगे। अब आपको है कि सर जरूरी थोड़ी आपको पता कैसे चलेगा, मोस्ट ऑफ टाइम तो कलर ही नहीं होता, तो इसके लिए अपन 2 चीजें यूज करते हैं। एक तो जब अपन ने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा था ना, उसी वक्त यहाँ पे एक अपन आयोडाइड डाल देते हैं, आयोडाइड का कलर आता है, क्या आता है बेटा, कलर। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने साथ किसको, अपने सरफेस पे आयोडाइड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो जब ऊपर उठेगा तो अब अलग अलग स्पॉट आएगा, 3 अलग अलग स्पॉट आ जाएंगे।
आयोडाइड को ऑर्गेनिक आयोडाइड जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड पे एब्जॉर्ब करवाता है, किस पे? उसी हिसाब से सुटेबल, हमें पता होता है ना पहले से ही, इस तरह के कंपाउंड हुए तो एब्जॉर्प्शन आयोडाइड का उसी पे करवाता है। आ रही बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? अब जब आयोडाइड का करवाते हैं तो ऊपर से इसको बंद कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा आयोडीन गैस के रूप में रिलीज ना हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको पढ़ते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अनदर टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी which involves separation of substance of mixture over a thin layer adsorbent coated glass plate। एक ग्लास प्लेट है, उस पे क्या कर रखा है बेटा? थिन लेयर को क्या कर रखी है? कोटिंग कर रखी है एल्यूमिनियम सिलिका की। जो थिन लेयर होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? 0.2, इसलिए इसको थिन लेयर बोलते हैं। ग्लास के ऊपर एक थिन लेयर बना रखी है, किसकी? सिलिका की। एडजॉर्बेंट, हमारी एडजॉर्बेंट वही है अभी भी। इस सेपरेट ओवर ग्लास प्लेट एंड सुटेबल साइज, द प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट और क्रोमा प्लेट। The solution of mixture is separated to is applied is a small spot 2 centimeter above the end of TLC। समझ में आ गया क्यों लेते हैं ऊपर? The glass plate is the placed in the closed jar, closed jar में प्लेस रख देते हैं। is the इल्यूएंट, इल्यूएंट किसे बोलते हैं बेटा? जो सॉल्वेंट है, जो हमारे सेपरेशन में काम आता है भाई। जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसका दूसरा नाम होता है इल्यूएंट। इल्यूएंट वो चीज होती है जो मिक्सर में से दो चीजों को क्या करती है? सेपरेट। तो इल्यूएंट, यहाँ पे सॉल्वेंट को इल्यूएंट बोला है। क्या बोला है? इल्यूएंट। इल्यूएंट राइज अप टू द प्लेट, प्लेट में ऊपर उठेगा, बस सिलिका जेल पे चिपक के ऊपर उठेगा। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर मूव अलोंग विद द इल्यूएंट टू डिफरेंट डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। अलग अलग जगह स्पॉट आएगा। सेपरेशन टेक प्लेस, द रिलेटिव एडजॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज मिक्सर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ। आरएफ कैसे निकालते हैं? सॉल्वेंट की ज्यादा होती है तो एक्स अपॉन ए वाई, छोटी वाली एक्स अपॉन वाई। कुछ भी बोल रहे ना, सॉल्यूट की जो जिसका बात करनी है उसकी कम होगी सॉल्वेंट से। द स्पॉट ऑफ कलर कंपाउंड आर विजिबल ऑन टीएनसी प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर। बहुत बार तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का खुद का कलर होता है। द स्पॉट ऑफ कलरलेस कंपाउंड विच आर इनविजिबल इन द आई बट फ्लोरोसेंस इन अल्ट्रावायलेट लाइट। हम अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो दिख जाएगा। कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग द प्लेट अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट। Another detection technique is to place the plate in the covered jar containing a few crystal of a iodine spot of compound। compound के ऊपर कुछ few drop of iodine डाल दो, which adsorb iodine will show the up a brown color। कैसा कलर देता है? Sometime appropriate reagent में भी also spray। हम क्या करते हैं? ऊपर से कलर का क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। और वो स्प्रे करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एमिनो एसिड में बी डिटेक्टेड बाई स्प्रेइंग द प्लेट विथ ए निन हाइड्रिन। अगर हमने एमिनो एसिड है तो उसमें हम बाहर से निन हाइड्रिन डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? निन हाइड्रिन। निन हाइड्रिन डालने से एमिनो एसिड का कलर दिखने लग जाएगा। ये स्प्रे उसी हिसाब से होता है भाई। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एमिनो एसिड का डिटेक्शन कैसे करते हैं? निन हाइड्रिन के स्प्रे से। क्लियर है? अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में अपने पास जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कौन सी है बेटा? पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसका टाइप है। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ जाओ, पार्टीशन समझ जाओगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी कुछ नहीं होता, एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है। क्या होता है बेटा? स्पेशल टाइप का पेपर होता है। आगे अब यहाँ तो प्लेट थी, यहाँ प्लेट की जगह एक कागज होगा, एक टुकड़ा देना बेटा, थोड़ा सा कागज का एक स्क्वायर में, इसको फाड़ के दे देना ऐसे। जो इस तरह से एक पेपर होता है, ठीक है, वो कर देंगे, मैं कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है ना। आप सुनो ध्यान से, इस तरह का एक पेपर होता है बेटा, पर ये नॉर्मल पेपर से थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज इज यूज। क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे वाटर के ट्रैप होते हैं, पानी भरा होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसके, और छोटे छोटे पानी से छोटे छोटे, जैसे मान लो ये पेपर है ना, तो ऐसे छोटे छोटे पानी के क्या होते हैं बेटा? ट्रैप होते हैं। आगे बात में कंटेन वाटर ट्रैप इन विट, इसके ऊपर विच एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। वो किसका काम करते हैं बेटा? तो सिलिका जेल की जगह कौन है? पानी के, पानी है। तो इसमें जो मोबाइल फेज है वो पानी है। कौन है बेटा? पानी। सॉरी, स्टेशनरी फेज कौन है बेटा? पानी। अब जो बेटा स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर स्पॉटेड एट द बेस लाइन, इसमें वही कहानी है बेटा। इसमें भी हम क्या खींचेंगे बेटा? एक बेस लाइन खींचेंगे, बेस लाइन 2 सेंटीमीटर ऊपर खींचेंगे और उस पर क्या लगाएंगे? स्पॉट। अब उसको क्या करते हैं? वही वही कहानी है बेटा। उस स्पॉट को भी कहाँ रखते हैं बेटा? सॉल्यूशन में रखते हैं। अब ये सॉल्यूशन में रखेंगे तो लिक्विड ऊपर आएगा बेटा। क्या नहीं, पेपर स्पेशल टाइप है ना मतलब नॉर्मल पेपर नहीं होता बेटा, हार्ड पेपर होता है ना।
बेटा उसमें पहले से पानी है, सोच के देख, स्पेशल टाइप है ना। अब तो बेटा ध्यान से, अब तो बेटा लिक्विड ऊपर आएगा बेटा, अपने साथ स्पोर्ट को ऊपर ले जाएगा, स्पोर्ट को ऊपर ले जाएगा तो हमें पता लिक्विड ज्यादा बहेगा, स्पोर्ट है कम बहेगा, तो इसके लिए भी आरएफ वैल्यू निकालेंगे। अब नेक्स्ट वन देखो बेटा ध्यान से, द सॉल्वेंट एक्ट इज द मोबाइल फेज, यहाँ सॉल्वेंट एक्ट इज द मोबाइल फेज, द सॉल्वेंट राइज अप टू द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन, किसके थ्रू जाता है बेटा, कैपिलरी एक्शन, एंड फ्लो ओवर द स्पॉट, साथ में फ्लो भी जाएगा, ऊपर उठेगा। द पेपर इज सिलेक्टिवली रिटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पार्टीशन इन टू फेज, एक लिक्विड पानी की फेज है जो किस पे, पेपर के अंदर चिपकी हुई है, और एक साथ सॉल्वेंट के साथ में। अब वो सॉल्वेंट में घुलना ज्यादा पसंद करता है कि इसमें रहना पसंद करता है, पानी में। अगर वो पानी में घुलना पसंद रहेगा तो मान लो कोई चीज पानी में घुलना पसंद रह रही है, तो जैसे अब ये अपने पास है, तो जो पानी में घुलना पसंद कर रहा है वो यहीं रह जाएगा, और जो मोबाइल फेज में घुलना पसंद कर रहा है वो मोबाइल फेज के साथ ऊपर चला जाएगा। हमारी बात में भाई आपके साथ, वो आपके पास मौका, पानी में रहना चाहते तो यहाँ रुक जाओ, और कोई कहे दो कंपोनेंट, एक कहता मैं पानी में घुलूंगा नहीं, मैं तो सॉल्वेंट के साथ जाऊंगा, तो वो ऊपर स्पॉट दिखाएगा, जो पानी में घुलेगा वो नीचे स्पॉट दिखाएगा, अलग अलग स्पॉट आएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलते हैं, आप सॉल्वेंट में घुलना चाहते हो या फिर स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी फेज में घुलना पसंद करते हो, दोनों अलग, सॉल्वेंट अलग लगेंगे बेटा, सॉल्वेंट अलग है, सॉल्वेंट यहाँ पे फिर पानी थोड़ी लेंगे, आगे पास में दूसरा सॉल्वेंट लेंगे ना, तभी तो भाई, वरना तो पानी पानी हो गया हर जगह। तो यहाँ से एक सॉल्वेंट आ रहा है, तो ये वाला अगर सॉल्वेंट के साथ रहना चाहते हो ऊपर जा, वैसे जनरली कोशिश तो ऊपर जाएगी, कोशिश होगी, लेकिन स्पीड अलग अलग होगी, एक जो सॉल्वेंट में ज्यादा रहना पसंद करता है वो बहुत ऊपर भागेगा, एक जो सॉल्वेंट में कम घुलना चाहता है उसको पानी के साथ ट्रैप होगा वो, तो वो धीमे धीमे ऊपर बहेगा। The paper strip do develop on the known as chromatograph, the spot of the separated color compound, जो सेम उसी तरीके से कलर निकालते हैं, सेम उसी तरह से क्या निकालते हैं, आरएफ वैल्यू। आगे भाषण में सेम वही आगे का। अब बेटा क्वालिटी समझ में आ गया, इसको पार्टीशन क्यों बोलते हैं, कि आपके पास भाई इसमें घुलना है कि इसमें घुलना है, तेरे पास चॉइस है, पानी में अपने पेपर पे, पेपर वाले पानी में घुलेगा तो नीचे रह जाएगा, सॉल्वेंट में घुलेगा तो ऊपर चला जाएगा। इसका मैंने तुम्हें पीडीएफ डाल दिया ग्रुप पे, इसका डाला था ना स्क्रीनशॉट आज, इसी का डाला था पार्टीशन। नेक्स्ट मैंने बेटा क्वांटिटेटिव डिटेक्शन, इसको क्वालिटेटिव। अब तो बेटा डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि भाई किसी कंपाउंड में कार्बन है कि हाइड्रोजन कैसे डिटेक्ट करें। भाई हमारे पास एक अननोन कंपाउंड है, इसमें कार्बन है कि नहीं हमें कैसे पता चले, हम उसमें कॉपर ऑक्साइड डालते हैं, क्या डालते हैं, कॉपर ऑक्साइड डाल के हीट करते हैं। अगर उसमें कुछ भी कार्बन हुआ, कुछ भी कार्बन हुआ, तो जो कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट है, तो हमारे पास, हमें कहा कि एक कंपाउंड है, इसमें क्या पता आपको CO2 है क्या, तो अपन ने क्या किया, उस कंपाउंड को इसमें डाला, उस कंपाउंड को डाल के उसमें कॉपर ऑक्साइड डाला, क्या डाला, और इसे हीट किया, क्या किया बेटा, हीट किया। अब हीट करने से क्या हुआ बेटा, कि अगर इसमें कॉपर कार्बन होता तो कार्बन CO2 गैस में बाहर आता, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके बेटा व्हाइट टर्बिडिटी देता, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या देता बेटा, व्हाइट टर्बिडिटी, और ज्यादा फ्लो करने पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनके प्रेसिपिटेट हो जाता और व्हाइट टर्बिडिटी चली जाती। तो ये मेरे पास डिटेक्शन हो गया बेटा, टेस्ट विद लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, विच डेवलप है टर्बिडिटी, तो मुझे पता लग जाता कार्बन है। अब मुझे कोई कहे इसमें क्या भरोसा है कि पानी है, सॉरी हाइड्रोजन, इसका क्या प्रूफ है, तो मैंने कहा अगर हाइड्रोजन होता तो सेम ही कहानी है कि वो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके पानी बनाता, और अब की बार मैं यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लगा के यहाँ पे क्या रख दूंगा, CuSO4, कैल्शियम सल्फेट रख दूंगा, सॉरी कॉपर सल्फेट, आगे बात समझ। अब कॉपर सल्फेट रख दूंगा, अगर पानी हुआ तो CO2 को तो कुछ करेगा नहीं, वो नीचे आएगी, और वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ब्लू कलर आएगा, तो मैं कहूंगा इसमें पानी आया बाहर से। पानी तभी आ सकता है जब इसमें हाइड्रोजन रही होगी, हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन क्या प्रूफ है, कॉपर ऑक्साइड डालो, जो गैस निकलेगी उसमें CuSO4 में फ्लो कराओ, ब्लू कलर आ गया, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन था। और अगर उसके अंदर कार्बन है तो उसमें CuSO4 की जगह क्या लाओ बेटा, बाहर कैल्शियम, जो गैस निकल रही है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले जाओ, व्हाइट टर्बिडिटी आ गई। तो ये कार्बन का डिटेक्शन समझ में आ गया। डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट, अब इन सब के लिए यूज करते हैं लेसानी टेस्ट। क्या बोलते यूज करते हैं, लेसानी टेस्ट। तो बेटा लेसानी टेस्ट किसके लिए होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस, इन सब के लिए लेसानी टेस्ट होता है, ठीक है। देखो लेसानी टेस्ट पहले काम क्या करता है, लेसानी टेस्ट में क्या करते हैं बेटा, अपने पास एक इग्निशन ट्यूब होती है, एक आपने लेकर लैब में देखा छोटी सी ट्यूब देते हैं आपको, तो मैं नहीं दी होगी,
एक ट्यूब होती है, इग्निशन ट्यूब होती है, इतनी छोटी सी ट्यूब होती है, इतनी सी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसको आप इतनी सी कर दो, छोटी सी कर दो, पतली सी, तोड़ के नहीं होती, इसकी छोटी कर दो, और ठीक है, ऐसे तो बहुत बड़ी है। हाँ हाँ ठीक है, रख ले से। ऐसे नहीं होती, पतली सी होती, टेस्ट ट्यूब जैसी राउंड शेप में होती है एकदम। वो उसमें क्या करते हैं, सोडियम का टुकड़ा लेते हैं और जिस कंपाउंड का लेसन है टेस्ट करना उसको डालते हैं, आई बात में, और फिर उसे क्या करते हैं बेटा, बाहर से गर्म करके रेड हॉट होने तक। अब उससे क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें हुआ, तो हमने तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है, और ये जो टेस्ट है ये इनऑर्गेनिक टेस्ट है, तो हम क्या करें, उसे गर्म करेंगे तो बाहर टेस्ट ट्यूब लाल हो जाएगी। हाँ, इतना गर्म करेंगे वो क्या हो जाएगी बेटा, लाल हो जाएगी। ठीक, उससे होता क्या, इतनी गर्म करने पर जो सोडियम होता है ना, वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात में, अगर आपके कंपाउंड में कार्बन और मतलब नाइट्रोजन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कार्बन तो है, तो नाइट्रोजन उस कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके, सोडियम के साथ रिएक्शन करके NaCN बना लेता है। क्या बना लेता है, NaCN, सोडियम साइनाइड, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर उसमें कहीं सल्फर हुआ तो वो सोडियम उसको ढूंढ के Na2S बना लेगा, क्लोरीन हुआ तो NaCl, NaBr और NaI बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब अपन क्या करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं बेटा, साइनाइड सल्फाइड और हेलाइड ऑफ सोडियम इज सो फॉर्म्ड ऑन द सोडियम फ्यूजन, किसमें बेटा, सोडियम में फ्यूजन। तो हम उसको क्या करते हैं, रेड ट्यूब में डालते हैं, छोटी सी रेड ट्यूब होती है, इसमें सोडियम का टुकड़ा लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको हीट किया, अगर उसमें नाइट्रोजन हुआ तो साइनाइड बन जाएगा, सल्फाइड हुआ तो Na2S और हेलाइड हुआ तो NaX बन जाएगा। इसे बोलते हैं सोडियम फ्यूजन, सोडियम पिघलता है इसमें ना, सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड, इस एक्सट्रैक्टेड को क्या करते हैं बेटा, बाहर निकालते हैं फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल्ड वाटर। इसको हम क्या करते हैं, रेड ट्यूब को, फिर हमारे पास एक पानी रखते हैं, पानी की ट्यूब, क्लियर, डिस्टिल वाटर रखते हैं, तो इसको एकदम गर्मा गर्म इसमें डालते हैं बेटा, इस रेड ट्यूब को, और आपको पता है ग्लास जैसे पानी में गिरेगा टूट जाएगा, और टूटते ही जो बेटा ये जो सोडियम का फ्यूज मास है ये पानी में घुल जाएगा उसी वक्त। तो अगर जो NaCN है वो पानी में घुल जाएगा, Na2X घुल जाएगा और NaX घुल जाएगा, इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्टेड। दिस एक्सट्रैक्टेड नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्टेड। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्टेड क्या है बेटा, सोडियम का टुकड़ा लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, हीट करो, और किस में डाल दो बेटा, गर्म करके पानी में डाल दो, पानी में डालने के साथ ही वो ट्यूब तो टूट जाएगी और सारी चीजें पानी में घुल जाएगी, और वो उसे बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन हुआ तो साइनाइड की फॉर्म में रहेगा, सल्फर हुआ तो Na2S में, हेलाइड रहा तो NaX फॉर्म में। अब सबसे पहले नाइट्रोजन का टेस्ट बात करें, शुरुआत तो यहां तक तीनों की कॉमन है। अब हमें क्या करना है, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्टर जो ये बना है, इसमें क्या करना है बेटा, आपको आयरन सल्फेट डालना है, FeSO4 का ताजा बना सॉल्यूशन। कि सर ताजा बना क्यों डालना चाहिए, क्योंकि वरना Fe3+ मिल जाएगा, हमें Fe3+ नहीं चाहिए, FeSO4 का ताजा बना सॉल्यूशन चाहिए, वरना आप Fe2+ पड़ा पड़ा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में। तो FeSO4 का ताजा बना हुआ सॉल्यूशन डालते हैं, डाल के उसको घोल लिया। अब उसमें हम क्या डालते हैं, एसिडिफाइड, क्या हो गया, एसिडिफाइड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। भाई इसको FeSO4 में घोल लिया, किसको घोल दिया बेटा, सोडियम एक्सट्रैक्ट को। अब इसमें ऊपर से हम एसिडिफाइड करते हैं, और एसिडिफाई करने से क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ पर्शियन ब्लू कलर। जैसे पर्शियन ब्लू कलर आता है तो अपन क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोजन है। तो अब सुनो ध्यान से कि मैंने शुरुआत में नाइट्रोजन को पिघाला, डिस्टिल वाटर में डाला, यहाँ कोई कलर आए उससे कोई मतलब है नहीं है, उसमें फिर FeSO4 घोल दूंगा तब भी कलर आए तो कोई दिक्कत है, उससे भी नाइट्रोजन कंफर्म ना। एसिडिक मीडियम डालने के बाद कलर आया तो कम के नाइट्रोजन है, कंफर्म है। होता क्या है बेटा कि बेटा देखो 6Cn- थे, NaCl का सॉल्यूशन था वो सोडियम एक्सट्रैक्ट, हमने FeSO4 डाला, उसके साथ रिएक्शन करके बना लेता है FeCN6 4-। अब बेटा क्या करते हैं कि देखो Fe2+ हमने कंसंट्रेट H2SO4 डाला, उस H2SO4 डालने से क्या हुआ, कुछ Fe2+ किसमें कन्वर्ट हो गए, Fe3+ में, क्योंकि FeSO4 का सॉल्यूशन में बहुत सारा Fe2+ था ना, तो कुछ Fe3+ में कन्वर्ट हुआ, और जो Fe3+ में कन्वर्ट हुआ वो इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके बनाता है ये कंपाउंड, और इसका होता है पर्शियन ब्लू कलर। अब हमसे क्या करता है, इस कंपाउंड का कलर पूछता है। अब बच्चा कहता है सर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कलर कैसे याद करूं, अरे वो इसका नहीं, वो सोडियम टेस्ट का कलर पूछ रहा है। फिर बच्चा क्या करता है, हर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कलर याद करता है, अरे वो सबका नहीं पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है क्योंकि ये टेस्ट है, सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड टेस्ट थोड़ी है। तो पर्शियन ब्लू कलर में ये Fe किस में होता है बेटा, +3 में। आगे पास में, अब ये +3 में तो ये +2 में होता है, क्योंकि Fe2+ ने रिएक्शन की थी ना। अब वो क्वेश्चन यही पूछता है कि सोडियम के पर्शियन ब्लू टेस्ट किसका है, पहली बात तो। अब इसका नाम है बेटा फेरी फेरोसाइनाइड, ये कॉमन नेम है। आयरन तो कॉमन तो हो गया, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट,
ये तो काउंटराइन है, काउंटराइन का नाम आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, और कॉमन नेम क्या है, फेरिफेरोआइनाइड। तो ये काम की चीज है बेटा। आगे बात समझ में, ऑक्सीडेशन स्टेट लैब टेस्ट होता कैसे, मोस्ट तो वो लैब टेस्ट की जगह यही पूछता रहता है, और लैब टेस्ट में पूछा तो क्या पूछे, कुछ टेंशन नहीं है। Na को कंपाउंड है, उसमें सोडियम डालो NaCN बनेगा, उसमें FeSO4 डालो, FeSO4 में H2SO4 डालो, H2SO4 कुछ Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, फिर फेरिफेरोसाइनेट Fe4 FeCnC। क्लियर है, बहुत दूर है। नेक्स्ट है बेटा टेस्ट ऑफ सल्फर। क्लियर है, टेस्ट ऑफ सल्फर की बात करें बेटा, तो टेस्ट ऑफ सल्फर क्या था, सॉल्यूशन फ्यूजन एक्सट्रैक्टेड एसिडिफाइड विद, अब देखो बेटा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मिला था Na2S का, किसका मिला था, पानी में घोला था, उसमें उसको हम थोड़ा सा पहले तो एसिडिक एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं, एसिडिक एसिड, फिर उसमें लेड एसिडेट डालते हैं, क्या डालते हैं, लेड एसिडेट। लेड एसिडेट क्या करता है बेटा, पीबी से रिएक्शन करता है और पीबीएस बनाता है, क्या बनाता है, तो ब्लैक पीपीटी आ जाती है, और हम क्या कहते हैं, सल्फर है, क्या है बेटा। दूसरा एक तरीका और होता है कि आप जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाए ना बेटा, मतलब जो Na2S है, उसमें क्या डालो बेटा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्या डालो बेटा, देखो ये क्या हो गया बेटा, प्रेशियन ब्लू टेस्ट है, तो एक NO आ गया तो उसका नाम क्या है, नाइट्रोप्रोसाइड। ये भी कॉमन नेम, ये कॉमन नेम ही पूछेगा बेटा वो। अब बच्चा क्या करता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में याद करने की कोशिश करता है, वो वहां ही नहीं, वहां कोई कॉमन नेम याद करने की जरूरत है, ये याद करना, नाइट्रोजन प्रोसाइड। अब जैसे नाइट्रोजन प्रोसाइड बनता है, ये वोलेटाइल कलर आता है, क्या आता है, तो क्वेश्चन आता है, ये रिएक्शन ही आती है वहां पे कि इनका रिएक्शन करने में कलर कौन सा आएगा, बच्चा कहता है मैं याद करूंगा सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कलर, इसका याद करना वोलेटाइल। सारे तुम ही हो, तुम तो अनपढ़ बच्चे हो ना बेटा। वोलेटाइल ये कौन सा है बेटा, वोलेट, सॉरी वायलेट, अरे वोलेटाइल बोल दिया, गलती होगी माता, जय डंडा हो गया मेरे को भी रखते हुए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब मान लो अगर उसमें कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एग्जिस्ट हुए तो, इन केस ऑफ नाइट्रोजन सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है, अगर दोनों प्रेजेंट हुए तो बेटा क्या होगा कि NaCN बनना चाहिए था, और इससे NaS तो बनेगा पर NaSCN, क्या बनेगा, Na सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम है, और सोडियम थायोसाइनाइट, सुनो सी, सोडियम थायोसाइनेट बना। अब आप इसमें FeSO4 डालो, क्या डालो FeSO4, और उसमें H2SO4 डालोगे तो अब आप ध्यान से Fe3 प्लस आएगा, और Fe3 प्लस रिएक्शन करके बनाएगा ये कंपाउंड, ब्लड रेड, क्या बनाएगा बेटा, बोलो कोई दिक्कत है, क्वेश्चन का कलर पूछ आगे समझ में। अब अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो अलग अलग चाहिए दोनों का टेस्ट, मैं तो एक साथ, मुझे क्या नहीं कहते करवाना, मुझे तो अलग अलग टेस्ट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद एक्सेस ऑफ सोडियम, हम उसमें क्या डाल दें बेटा, एक्सेस ऑफ सोडियम डाल दें, तो क्या होगा, जो NaCN है वो NaCN और Na2S में अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, अब NaCN अपना टेस्ट देगा, Na2S से अपना टेस्ट देगा, और साथ में टेस्ट देना है तो ये रहा ब्लड रेट। और ब्लड रेट आगे कहते हैं कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट था, उसमें FeSO4 डाला और H2SO4 डाला, ब्लड रेट आया। इसका कौन कौन से कंपाउंड है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है, सल्फर और नाइट्रोजन है दोनों है। नेक्स्ट में टेस्ट फॉर हेलोजन। देखो हेलोजन का टेस्ट तो बहुत आसान है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, उसमें हम थोड़ा सा एसिडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से किया, देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, क्या डालते हैं बेटा, सिल्वर नाइट्रेट, ए व्हाइट प्रिसिपिटेशन है फॉर्म, सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अब देखो बेटा क्या है कि अगर आपके पास है, हमें पता है NaX बना था, उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट HNO3 डाल देते हैं, फिर हम उसमें Hg डालते हैं, तो हमें पता है AgX प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब AgX प्रेसिपिटेट होगा तो हमें उसका कलर निकालना है, तो हम उसमें क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारी पीपीटी आई वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है बेटा, सोल्यूबल, सो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, वही तो क्लोरीन, मतलब हमें क्या करना है, जो सोडियम एक्सट्रैक्ट आया उसमें HNO3 डाल के AgNO3 डालना है। अगर AgX प्रेसिपिटेट हुआ, जो प्रेसिपिटेट है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोलो, वो घुल गई तो कौन है बेटा, क्लोरीन, और एक येलो प्रेसिपिटेट, क्या बेटा, क्लियर, येलो प्रेसिपिटेट। स्प्रिंगली सोल्यूबल, क्या है बेटा, स्प्रिंगली सोल्यूबल है इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सो द प्रेजेंस ऑफ ए ब्रोमीन, एंड येलो प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनसोल्यूबल है तो कौन होगा बेटा, आयोडीन। क्लियर है, इफ नाइट्रोजन सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, अगर नाइट्रोजन सल्फर भी प्रेजेंट है, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड, फर्स्ट उसको क्या करते हैं बेटा, बॉइल करते हैं,
with concentrate nitric acid to decompose cyanide and a sulfide of sodium formed during the Lysine test. ये HNO3 क्यों डाला समझ में आया यहाँ पे पहले कि अगर बाई चांस उसमें सल्फर और कार्बन हुए, सल्फर और नाइट्रोजन में, सुनो दोबारा सुनो, अगर मान लो मेरे पास कंपाउंड है उसमें सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है और आयोडीन भी है, तो इससे तो बनेगा वो NaCN बनेगा, बनेगा ना NCS। अब अगर ये बन गया ना तो ये टेस्ट होना आएगा ही नहीं, ये टेस्ट होगा ही AgNO2 का। तो इसलिए हम इसमें पहले HNO3 डालते हैं। क्या डालते हैं? HNO3। इसको बैंड बजा देता है, इसकी बैंड बजा देता है, सिर्फ बचता क्या है? Na। क्या बचता है? NaX। क्या बचता है? NaX। तो HNO3 का रोल क्या है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट हुए तो उनका सोडियम एक्सट्रैक्ट कौन से हटा देता है? क्लियर है? यही काम है। देखो, the sodium formed during the Lysine test, these ion would be otherwise interfered with a silver nitrate test of halogen। तो उनके इसलिए वो HNO3 डालते हैं। तो HNO3 का रोल क्या है कि अगर कंपाउंड में पहले से सल्फर या नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उनके सोडियम एक्सट्रैक्ट को डीकंपोज कर देता है, वरना वो हमारे टेस्ट को नहीं होने देते। सल्फर नाइट्रोजन एक दूसरे के टेस्ट को होने देते हैं, साथ में भी दे देते हैं, लेकिन वो आयोडीन को, हेलोजन को क्या लगाते हैं? बड़ा अड़ंगे लगाते हैं। इसलिए HNO3 डाल के इनको डीकंपोज करवाते हैं। क्या करवाते हैं? टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। बहुत आसान सा टेस्ट है कि देखो फॉस्फोरस में क्या होता है? कंपाउंड इज हीटेड, इसमें कुछ वो नहीं करना होता, लेसानी नहीं बनाता, सिर्फ कंपाउंड को हीट करना है विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड से हीट करने पे अगर उसमें जितना फॉस्फोरस है वो आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज इन फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? फॉस्फेट। कोई पेरोक्साइड डालो और उसे ऑक्सीडाइज करो जिससे सारा फॉस्फोरस क्या आ जाए बेटा? फॉस्फेट। उस फॉस्फेट में HNO3 डालते हैं। क्या डालते हैं? तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। फॉस्फोरिक ही बनेगा ना। और उस फॉस्फोरिक एसिड में अमोनियम मोलिब्डेट डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? और अमोनियम मोलिब्डेट डालने के बाद में हमारे पास क्या आता है बेटा? कलर आता है, येलो कलर। पता होना चाहिए टेस्ट क्या है। तो छोरी पढ़ने नहीं दे रही, ये वाली जादू मार रही है ना। अच्छा, इतनी होशियार है तुम। ये समझ में आई बेटा? ये तो थी बेटा अपने पास से क्वालिटी, कौन दे रहा है। अब क्वांटिटी, बस 15 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म कर देते हैं, ठीक है? सारा ही कराऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? तो बेटा बात करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब जो क्वांटिटी कैसे करते हैं, देखो बेटा हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड है अगर उसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो अगर उसका कंबंशन कराया गया तो पक्का CO2 और क्या मिलेगी बेटा? H2O मिलेगी बेटा। कोई बात नहीं, वापस स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ तो सभी धोखा दे रहे हैं, ये भी स्लो चल रहा है। तो सॉरी तेरे काम लगते हैं मुझे। बस बस ओए अरे अरे भाई पढ़ने दे, माता माता पढ़ ले, दे बड़ा ध्यान से। अरे यार तुम पढ़ाने दोगे नहीं तो चल नहीं रहा।